देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी को हम जानते हैं कि आप सभी अगर क्लास को देख रहे हैं तो स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ आज हम लोग हिस्ट्री को लेकर आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार, तो इस लगातार सेशन में हम लोगों को ये जानना है कि हिस्ट्री पढ़े कहाँ तक थे। तो देखिए, हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे, गुलाम वंश इस समय पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोग बलबन के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब बलबन के बारे में पढ़ रहे थे, और एक चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और इस तरह भी बताइएगा क्लास के अंतर्गत कि जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, आप लोग जवाब दीजिए। इससे पहले क्या है कि आप अपने जीवन में संघर्षरत रहिए, आप संघर्ष करिए। और देखिए, तैयारी इस तरह नहीं होनी चाहिए कि तैयारी आपकी काम ना आए। तैयारी आप इस ढंग से कीजिए कि एक सीक्वेंस में एक नियमित पढ़ाई करिए कि आज हम इसको पढ़ लिए बलबन को, तो कल गुलाम वंश को पढ़ें, तो उसके बाद खिलजी वंश आएगा तो खिलजी वंश को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बाय डेट जो आपको क्वेश्चन पूछता है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है केवल हम रट लिए, क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं उसके डेटेड क्या है कि रट लिए। तो हम लोगों को क्या करना है कि पढ़ाई इस तरह कहानी के माध्यम से सुनना है और उसको क्या करना है, जेहन में अपने बिठाना है। देखिए, आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि धन तो मूर्ख व्यक्ति भी कमा सकता है, धन मूर्ख व्यक्ति भी कमा सकता है, लेकिन विद्यार्जन जो होता है वो बुद्धिमान के हिस्से में आता है। विद्यार्जन किसके हिस्से में आता है, बुद्धिमान के हिस्से में होता है। तो आप क्या करिए कि पहले विद्यार्जन इकट्ठा करिए तो आराम से धन कमा सकते हैं। ठीक है, आप लोग समाज में देखते होंगे कोई व्यक्ति बहुत गलत ढंग से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, ज्यादा रुपया कमा लिया, धन इकट्ठा कर लिया, तो देखो उसी तरह से उसका मिसयूज भी करता है। तो आप पहले क्या करिए कि विद्यार्जन जब एक्सेप्ट करेंगे, अर्जित करेंगे, तो आपको पता है कि धन कैसे कमाना है और धन का इस्तेमाल कहाँ करना है और धन से हम कर क्या सकते हैं समाज के लिए। ठीक है, तो आप उस परिवेश में आगे बढ़िए। ठीक है, धन को ज्यादा न महत्व देते हुए आप विद्यार्जन बुद्धिमान के हिस्से में आती है, मैं बताया, तो आप उन व्यक्तियों के साथ जुड़िए और उनसे क्या कीजिए, सलाह मशवरा लीजिए। देखिए, एक चीज और होता है लाइफ में कि फेलियर्स, कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग सक्सेस नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ होते हैं। तो आप उनसे उनके अनुभवों का क्या करिए, आप उनसे अनुभव प्राप्त कीजिए और उनसे सीखिए कि आप कैसे फेल्योर हुए, आप इतने अच्छे थे तो फेल्योर कैसे हुए उस बारे में जानिए और वो काम आप मत करिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। हम आप लोग बता नहीं पाए तो गुलाम वंश के अंतिम जो शासक थे देखते हैं कौन है। तो देखिए, गुलाम वंश जो शुरू हुआ था, हम कुछ थीम बता देते हैं आपको। गुलाम वंश शुरू हुआ था कब? देखिए, गुलाम वंश जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1206 से 1290 तक चला था। अब ये प्रश्न तो बनता ही है, लेकिन हम क्लास लेने से पहले ये भी बता रहे हैं कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, देखिए शासक तो बहुत हुए, हम करीब 10 वीडियो में हम सेशन में पढ़ा है इतिहास हिस्ट्री 2026 के नाम से, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे, 10 वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम था कैमूर्स। क्या नाम था? कैमूर्स। ठीक है, तो जब कैमूर्स नाम था तो ये इसका एक संरक्षक हुआ करता था। बात समझिएगा, इसका एक संरक्षक हुआ करता था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। देखिए, ये कैमूर्स क्या करता था, इसको रखा था जलालुद्दीन खिलजी को कि जो उस समय मंगोल आक्रमण हुआ करते थे, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए। देखिए, अब आप कहेंगे सर मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए, तो आप बीच में सुने होंगे खिलजी वंश का जो उदय हुआ था ये मोहम्मद गोरी के ही समय हुआ था।
मोहम्मद गोरी ने क्या किया था कि तुर्क जब आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने, तो उसी समय मोहम्मद गोरी को क्या किए थे, सैनिकों का जब बल मिला था उस समय तुर्कियों ने बड़ा मदद किया था। तो आपसे अगर ये भी क्वेश्चन बने एग्जाम में कि तुर्क कब आए थे, तो बता देना कब, मोहम्मद गोरी के ही समय में तुर्क क्या हुए थे, सैन्य बल का हिस्सा बनने लगे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बातें होंगी। तो बात ये होगी कि देखिए, ये बात होगी कि खिलजी कब आए थे। खिलजी खिलजी गौरी के समय में, गौरी के समय में ही जुड़ने लगे थे सैनिकों के। खिलजी गौरी के समय में ही सैनिक दल का हिस्सा हुआ करते थे। देखिए, बात यह है कि क्यों इनको सैनिकों का हिस्सा बनाया गया था। आप जानते हैं कि जो तुर्क सरदार थे, मैं बताया था चहलगामी थे, कितने देखो भयावह स्थिति थी उनके बारे में, वो राज्य को हड़पना चाहते थे, कैसे कैसे लोगों को गद्दी पर बैठाते थे और उतार भी देते थे गद्दी से। तो ये क्या थे, तुर्क जो लड़ाकू प्रजाति थी, तुर्क क्या थी, लड़ाकू प्रजाति थी। और ये जो ये खिलजी थे, खिलजी ने उनका साथ दिया, तो खिलजी भी एक लड़ाकू प्रजाति की ही देन थी। तो इसलिए गौरी ने उस समय क्या किया था, अपने सैनिक दल का कुछ लोगों को हिस्सा बना लिया था। ठीक है, आगे क्या होता है कि आप लोग एक नाम सुने होंगे बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी का, देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी इतना अंदर जा रहे हैं और मूल चीज जो पूछता है बता ही नहीं रहे हैं। तो देखिए हम क्या करा रहे हैं, अभी आपको खिलजी वंश का परिचय करा रहे हैं कि खिलजी वंश का विकास कहाँ से हुआ। बात समझ रहे हैं, पढ़ाने को तो मैं डेट लिखवा दूं और आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, उतने से आप लोगों को मतलब है। लेकिन खिलजी वंश का जो उदय कहाँ हुआ इसको जानते चलिए। ठीक है, इसको अपने कॉपी में मेंशन करते हुए चलिए, मेंशन करते हुए चलिए। बहुत लोगों का बहुत कुछ होता है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। एक जगह क्या करिए कि मेंशन करते हुए चलिए कि आपको सर का बात जब आप पढ़ें तो क्या हो, ख्याल आए कि क्या क्या पढ़ाएं। और एक जगह मैं आपको मेंशन जब कराऊंगा तो बाई डिटेल लिखवाते चलूंगा। ठीक है, तो ये तो मेंशन कर लीजिएगा एक जगह। मूल ये आपका नहीं है, मूल आपको मैं कुछ देर बाद दूंगा। आप पहले समझ जाइए कि खिलजी वंश कैसे आया। देखिए एक बख्तियार खिलजी थे, आप लोग नाम सुने होंगे। बख्तियार खिलजी देखिए बंगाल और बिहार में, बंगाल और बिहार इनको मिला था। किसको, बख्तियार खिलजी को। और इसने किया क्या कि बंगाल और बिहार की जितने भी कॉलेजेस थे, स्कूल थे, पूरी शिक्षा व्यवस्था को क्या कर दिया था उस समय, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, को बर्बाद कर दिया था। आप लोग बख्तियार खिलजी के बारे में पीछे पढ़े भी थे कि इसने क्या किया कि बंगाल और बिहार में जब ये सैन्य श्रेणी में था तो इसने क्या किया कि बंगाल और बिहार में पूरी शिक्षा व्यवस्था को रद्द कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, स्कूल और कॉलेजेस को तोड़वा दिया। बात समझ रहे हैं, वहां पे धार्मिक प्रचार प्रसार करने लगे। आगे आइए, देखिए आप जलालुद्दीन खिलजी था। अब बात समझिए कि इसके बाद कैमूर के बाद आप लोग देख ही रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी मंगोल का है सरदार। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी आता है, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी ये क्या करता है कि मंगोल आक्रमणकारियों को संभालते थे। ये तो उस समय गौरी के समय क्या करते थे, मैं आपको बताया कि ये क्या करते थे कि मंगोल मंगोल आक्रमणकारियों को संभालते थे, को संभालते थे।
अब बात आगे बढ़ेगी, जब बढ़ेगी बात तो देखिए उस समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति का नाम था कैमूर्स, जो कि मैं बताया आपको कि ये क्यूमर्स था, इसको क्यूमर्स भी तो कहा जाता है। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया जाता है कि ये जब इसके बाद जब ये इसको मारा कैमूर्स को, तो इसके बारे में एक चीज कहा जाता है कि जब कैमूर्स को मारा तो ये गद्दी पर नहीं बैठा, खिलजी वंश की गद्दी पर नहीं बैठा था, उस समय बलबन था, ठीक है। तो बलबन को लोग चाहने वाले थे, ये इतना उदार प्रवृत्ति का था, इतना उदार प्रवृत्ति का था कि जनता के दिलों में क्या हुआ, इसका निवास हो गया। और ये जब गया दिल्ली की गद्दी पर बैठने, तो बलबन का जो सिंहासन था उस पर नहीं बैठा, उसने क्या किया कि उसके बगल वाले सिंहासन बनाया, उस पर बैठा। कहा बलबन हमारे लिए क्या है, भगवान है, हम उनके उनके कह सकते हैं कि गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो बलबन के बगल में एक गद्दी बनवाया, उसी पर बैठा। और बैठने से पहले मैं बताऊंगा आगे क्या क्या हो रहा है पहले इस चीज को जान लीजिए कि ये जो जलालुद्दीन था इसको एक स्थान मिला था, किलो खरी, किलो खरी, इसको स्थान मिला किलो खरी। और किलो खरी कैलू गढ़ी, कैलू गढ़ी। अब देखिए ये क्या करता है जलालुद्दीन खिलजी कि इसी समय मारता है किसको, बहुत उदारवादी व्यक्ति आप कह रहे हैं सर, लेकिन मार भी दिया। मारता है किसको, कैमूर्स को, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। बात समझ रहे हैं, इसका एक नाम और था क्यूमर्स, ठीक है। इसको जब मरवा दिया तो ये गया कहां पे, किलो खरी कैलू गढ़ी में। अब यहां जाता है तो 1 वर्ष तक शासन करता है, कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक शासन करता है, 1 वर्ष तक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन ने कहां पे 1 वर्ष तक शासन किया, तो ये जगह का नाम पूछता है किलो खरी कैलू गढ़ी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये वहां पे शासन तो करता है, लेकिन वहां पे क्या करता है कि छोड़ देता है, स्वतंत्र लोगों को कर देता है। कि मान लीजिए कि इसका जलालुद्दीन खिलजी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लोगों के जीवन जीने की स्वतंत्रता में। अब देखिए ये तो खिलजी वंश का राजा ही था, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि आप लोगों के आप लोग कोई काम करने जा रहे हो तो आपको अगर माता पिता या टीचर्स भी डांटते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। तो सोचिए कि जब ये राजा था उस जगह का, कहाँ पे, किलो खरी कैलूगढ़ी का, तो इसने देखिए लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया कि आपके जीवन से हमसे कोई मतलब नहीं है, आप जो करना है स्वतंत्र होके आप खुश होके करिए, इसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। बात समझ रहे हैं, लोग बड़ा इससे खुश हुए, हमदर्द हुए कि ये तो हम लोगों को इतना छूट दे दिया है जीवन जीने के लिए, तो लोगों को खुशी भी जाहिर करनी पड़ी। अब देखिए इसके बाद आप लोग थोड़ा नोट कीजिए, उसके बाद हम आते हैं आगे। अब देखिए हुआ क्या कि जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी, ये देखिए 1 वर्ष तक शासन करने के बाद ना क्या हुआ कि इतना लोगों को छूट दिया था कि ये लोगों के दिलों में बस गया, जनता के जनता के दिलों में जगह बना ली, जगह बना ली। लोग क्या करे कि
जलालुद्दीन जैसा हमारा क्या हो, राजा हो, लोग क्या करे, जिंदाबाद करने लगे, क्योंकि इतना छूट दे रखा था और किसी को मारता था नहीं। केवल इसकी हत्या देखो एक ही लोगों का किया, किसकी, बीच में एक ही लोगों का हत्या किया, वो किसकी किया, क्यूमर्स का या कैमूर्स का। तो ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद देखो छूट दे दी, किसी को मारता था नहीं, और गुलाम वंश आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अरबियों का शासक से लेकर तुर्क साम्राज्य से सब लोग एक दूसरे का हत्या करते ही आ रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या करी, जनता ने भगवान मानना शुरू कर दी। और एक उस समय था, देखिए बलबन था ही, आप लोग इस बलबन को मत भूलिएगा। देखिए बलबन का जो कैमूर्स के पहले जो शासक बहुत लंबा किया था गुलाम वंश में, तो एक बलबन का क्या था, बलबन का भतीजा था। बलबन का एक भतीजा था, उसका नाम था मलिक छज्जू। क्या नाम था, मलिक छज्जू। एक बलबन का दोस्त था। ये सब पावरफुल व्यक्ति थे जो जिनका जिनका अधिकार था दिल्ली पर गद्दी पर बैठने का। इसका तो खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का कोई अधिकार नहीं था गद्दी पर बैठने का। गद्दी पर बैठने का अधिकार तो उस समय परिवारवाद चल रहा था कि हमारा बेटा है तो बनेगा, नहीं तो हमारे भाई का लड़का बनेगा, तो या तो हमारा करीबी दोस्त है जो हमारा जीवन पर्यंत साथ दिया है वो बनेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। देखिए अब बलबन का दोस्त एक था, उसका नाम था मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन। इसमें बात समझिएगा आप लोग, बलबन के भतीजा का नाम क्या था, मलिक छज्जू, और बलबन के दोस्त का क्या नाम था, मलिक फखरुद्दीन, जो दिल्ली का कोतवाल था। ये क्या था उस समय, दिल्ली का कोतवाल। अब देखिए जाता है जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली, कहा जाता है, अभी दिल्ली जाएगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी कहां पहुंचता है, दिल्ली पहुंचा। अब यहाँ गद्दी खाली है, बलबन तो टपकी गया था, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था कैमूर्स, उसको मार डाला था। अब ये दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली पहुंच के देखो क्या करता है। ये करता ये है कि देखो पहले 1 वर्ष तक लोगों को दिलों में जगह बनाई, लोग इसको बहुत चाहने लगे। क्या करने लगे कि इसका नारा लगाने लगे। अब देखो ऑफर देता है, जाता है गद्दी पर नहीं बैठता, कहता है कि बलबन हमारे लिए क्या है, भगवान जैसे हैं, और हम उनके समकक्ष नहीं बैठ सकते हैं। तो इसने किया क्या कि गद्दी पर नहीं बैठा, और ऑफर देता है किसको, ऑफर देता है, ऑफर ऑफर देता है मलिक छज्जू को कि आइए आपका अधिकार है, आप गद्दी पर बैठिए। तो मलिक छज्जू के बारे में एक दिमाग में बात आती है कि अभी तो ये कैमूर्स को मारा है, और क्या कर रहा है कि हमको ऑफर दे रहा है, और जनता हमको चाहती नहीं है, जनता चाहती है इसको ही, ये जनता के दिल में जगह भी बनाया है। तो आखिर में हमको ये क्यों कह रहा है कि आप राजा बनिए। तो इसने क्या करता है, यही सब सोचकर मना कर देता है। मलिक छज्जू क्या करता है, मलिक छज्जू क्या करता है, मना कर देता है कि हम भैया नहीं बैठेंगे गद्दी पर, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, दिमाग लगाता है कि ये तो कभी न कभी बवाल करवे करेंगे, इनको ऑफर दीजिए पहले, क्योंकि इनका अधिकार है, इनके पास बल है। तो मलिक छज्जू क्या करते हैं, ये तो मना कर देते हैं, लेकिन बहुत तेज था जलालुद्दीन खिलजी। अब क्या करता है कि देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने देता है ऑफर किसको, मलिक फखरुद्दीन को, कि आप तो दिल्ली के कोतवाल हैं, आप क्या हैं, दिल्ली के कोतवाल हैं, आप ही बैठ जाइए गद्दी पर, हमारा बैठने का इच्छा नहीं है, आपसे बेहतर कोई चलाएगा भी नहीं। तो ये भी डर जाता है कि जब मलिक छज्जू नहीं बैठा है और हमको लोग पसंद नहीं करते हैं, इसको बड़ा पसंद करते हैं, तो ये क्या करता है कि इसको ऑफर देता है, किसको, मलिक फखरुद्दीन को ऑफर देता है। तो ये भी ऑफर क्या करता है,
क्या करता है? ऑफर स्वीकार नहीं करता। ये सब भी इतने तेज से जानते न थे कि पावर उसके पास है, हमको कहाँ राजा बना रहा है, कुछ न कुछ दाल में काला बाद में मारेगा। डर के मारे क्या करे किए सब कि इसको मना कर दिए कि हम राजा नहीं बनो। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। देखिए अब आपका मेन हेडिंग चालू होता है जो कि आपसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और हम मूल उद्देश्य है हमारा एग्जाम को फाइट करना। तो देखिए पूछता है कि खिलजी वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? खिलजी वंश, खिलजी वंश पढ़ रहे हैं। और इसका देखिए होता क्या है कि खिलजी वंश की संस्थापक, इसकी संस्थापक सदस्य कौन थे? संस्थापक, ठीक है। तो देखिए जो संस्थापक की बात आती है तो संस्थापक थे इसके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन देखो इनको एक उपाधि मिली थी, उपाधि, उपाधि ये मिली थी शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां की ये उपाधि कौन दिया था? कैकुवाद ने दिया था। देने वाले, उपाधि देने वाले कैकुवाद थे। कैकुवाद। आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि संस्थापक कौन थे खिलजी वंश के, तो क्या बताइएगा? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी को और किस नाम से जाना जाता था? उपाधि कौन सी मिली थी? शाइस्ता खां। और शाइस्ता खान की उपाधि देने वाला कौन व्यक्ति था? कैकुवाद था। अब देखिए बात है कि सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक अगर पूछेगा, सल्तनत काल का, यहां लिख लीजिए परीक्षा में बन सकता है क्वेश्चन। सल्तनत काल का, सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक, सबसे बुजुर्ग शासक कौन था बेटा? कैकुवाद। कौन था? अब दो पुत्र थे, दो पुत्र थे, दो पुत्र थे। पहले का नाम था इब्राहिम खान ए खाना, इब्राहिम खान एक खाना। और दूसरे पुत्र का नाम था अरकली खां। क्या नाम था? इब्राहिम खान एक खाना और अरकली खां। अब देखिए एक जगह थे, जलालुद्दीन का एक भतीजा था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन के बहुत ही निकट था। जलालुद्दीन के तो क्या था? बहुत ही निकट था, उससे बड़ा प्रेम था उसको। उसके लिए उसने क्या किया था कि सब कुछ अपना जानता था कि हमारे बाद क्या है, राजा यहीं बनेगा। लेकिन स्थिति बिगड़ती है और देखिए बात होती है कि जब ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि एक कड़ा मानिकपुर जगह होती है, कड़ा मानिकपुर, की जागीर अपने भतीजा को सौंपा था। कड़ा मानिकपुर की जगह अपने भतीजा को, भतीजा जल सॉरी उसका भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। देखिए अलाउद्दीन खिलजी
एक बहुत बड़ा सपना देखा था। इसने देखा था कि जो मैं भविष्य का राजा हूं और जितनी भी स्त्रियां हैं, सुंदर नारियां, वो क्या है कि हमारी हैं। क्या है? हमारी हैं। ये सपना देखा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। बात समझ रहे हैं? और अलाउद्दीन खिलजी को देखिए प्रेम हो जाता है किससे? जलालुद्दीन की लड़की से। मतलब समझिए, इसका चाचा कौन था? आप लोग लिखने पर कम ध्यान दिए, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मेन बात ये सब भी ध्यान में रखिए। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसकी एक पुत्री थी, उसके मैं बारे में बताऊंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी को उसी से प्रेम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अब आगे क्या होता है देखिए। अब तो कड़ा मानिकपुर की जगह अपने भतीजा को राजा बना दिया। आगे देखिए पुत्रों को क्या किया कि मलिक छज्जू को अपने पुत्र, देखिए करता क्या है जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में एक व्यक्ति था, आप लोग सुने होंगे कि मलिक छज्जू का नाम आपको पता होगा। तो जलालुद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था, के शासन के समय जलालुद्दीन खिलजी के शासन के समय कौन किया था आक्रमण? 1290 में मलिक छज्जू ये भतीजा था। किसका भतीजा था? अरे अभी पीछे पढ़ाए थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा था, इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया। इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। और होता क्या है कि एक आगे देखिए जलालुद्दीन करता क्या है कि मलिक छज्जू को अपने पुत्र, जलालुद्दीन करता है कि मलिक छज्जू को अपने पुत्र क्या नाम था दूसरा वाला पुत्र का? अरकली खां, जो कि मुल्तान का उस समय गवर्नर बनाया था। मुल्तान का गवर्नर। कुछ पॉइंट हम छोड़ इसलिए देते हैं कि आपको उसका काम नहीं रहता है। आपको मतलब ये है कि आप एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। काफी लंबा हो जाएगा तो आप पीसीएस आईएएस की तैयारी करने लगेंगे, तो उससे हमसे मतलब है नहीं। आपकी कक्षाएं जो है छोटी है, क्योंकि अब देखिए जब मलिक छज्जू को अपने पुत्र और कली खां को कहाँ का, मुल्तान का गवर्नर बना रहा है, तो ये जो विद्रोह करता है कौन? मलिक छज्जू। इसको अपने बेटे का क्या बना देता है? संरक्षण के लिए छोड़ देता है। और कली खां मुल्तान का गवर्नर के संरक्षण में छोड़ दिया। राजा मलिक छज्जू, अभी तुम आक्रमण करने के लायक नहीं है, राजा बनने के लायक नहीं है। मेरा एक पुत्र है, थोड़ा सा कोमल है, युद्ध कर नहीं पाएगा, तुम चले जाओ वहां। उसको मुल्तान का गवर्नर हम बना दिए हैं, और जाके वहां क्या कर, उसके संरक्षण में ड्यूटी दे अपना, उसको बचा। कहीं कुछ होगा तो तुम मारा जाएगा, ठीक है? उसको लगा दिया। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि खिलजी वंश का शासन चला कब से कब था। तो 1290 से लेकर 1320 तक ये शासन चला था। देखिए बीच में जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर था, तो उस समय
दिल्ली में लुटेरे आए थे, दिल्ली में लुटेरे आए थे। देखिए लुटेरे करते क्या थे कि दिल्ली की संसाधन व्यवस्था, वहां पे धन जो था इकट्ठा उसको लूटने का कार्य करते थे। तो जलालुद्दीन को क्या किया था, अलाउद्दीन ने कई जगह बचाया था। तो दिल्ली के लुटेरों से कौन बचाया, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि किसका भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी का, और बाद में दामाद भी बना। आगे देखिए होता क्या है कि मंगोल आक्रमण होता है 1292 में। मंगोल क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। मंगोल का आक्रमण हुआ और उसी समय जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि मंगोल आक्रमण को दबाया और उसने एक शहर का निर्माण किया, मंगोलपुरी बसाई, मंगोलपुरी बसाई, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। सभी मंगोल को हम क्या करना है, जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया। और उसी का नाम देखिए है कुछ किताबों में दौलताबाद, आज भी है। आज भी जब आप दिल्ली में जाएंगे तो दौलताबाद है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो वहां पे ज्यादा लोग मंगोल रहते थे। और बाद में क्या किया कि देखिए इस जो पूरे ग्राउंड की व्यवस्था किया था, लुटेरों की व्यवस्था जो किया था, मेन उसका था सीढ़ी मौला, सीढ़ी मौला कभी किसी को नहीं मारा था। जब खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी कुर्सी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, तो इसका शासन व्यवस्था इतना अच्छा था, इसका शासन व्यवस्था इतना अच्छा था कि इसने कभी भी किसी को अपने समय में मरवाया नहीं। ये इसकी शासन व्यवस्था की खूबसूरती थी। लेकिन क्या किया था, सीढ़ी मौला को क्या किया था कि इसने इसकी हत्या करवा दी। सीढ़ी मौला की हत्या कर दी। कौन किया हत्या, जलालुद्दीन देखिए एक मास्टर साहब थे, हम कहानी बता रहे हैं। मास्टर साहब पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाया और लोगों को आगे करने के लिए प्रेरित किया। और उसने, मास्टर साहब को कभी भी पुलिस की डांट नहीं पड़ी थी। लेकिन जब उनका बेटा हुआ तो बेटा क्या किया कि शराबी निकल गया। बात समझ रहे हैं, शराबी जब निकल गया तो उसने क्या किया कि मास्टर साहब को कुछ ऐसा किया कि मास्टर साहब को जाना पड़ा पुलिस थाने में। और थाने का इंचार्ज आपको पता कि एसओ होता है, ठीक है। और एसओ ने मास्टर साहब को बहुत गाली दी। मास्टर साहब के पूरे जीवन संघर्ष में, रिटायर होने वाले थे मास्टर साहब, और उस समय उनको गाली सुननी पड़ी। तो मास्टर साहब कहते हैं कि पूरे जीवन में किसी से नहीं हारा। किससे हारा, अपने बेटों से हारा। किससे हारा, मैं अपने बेटों से हारा कि हमको एसओ की डांट सुननी पड़ी, गाली सुनना पड़े। तो इसी तरह क्या है कि जो जलालुद्दीन के जीवन में कभी भी कोई दाग नहीं लगी थी जब गद्दी पर बैठा था, पूरा स्वतंत्र था, सब लोग जीत खा रहे थे अच्छे से। एक दाग लग गया इसको जब लुटेरे आए तो पहली बार किसी की हत्या की तो सीढ़ी मौला की हत्या की गद्दी पर बैठने के बाद। बात समझ रहे हैं, इतना मतलब जलालुद्दीन उदारवादी व्यक्ति। तो सोचिए कि एक मौत बस करवाया, जबकि मौत सुनते आ रहे हैं कि कोई अपने भाई को नहीं छोड़ रहा है, कोई पिता को नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब इसके बाद शुरू होगा। जैसे ही देखिए क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में दो व्यक्ति थे। दरबारी कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि जलालुद्दीन व्यक्ति के दरबारी कवि कौन थे, तो दो लोगों का नाम आता है। दो लोगों की जो संघर्ष कहानियां हैं, जो भी लिखे लेखक थे ये लोग, कवि का मतलब ही होता है। तो इनके बारे में पुस्तकों का नाम पूछता रहता है। तो देखिए जब पुस्तक का नाम पूछेगा तो आप लोग पहले दो लोगों का नाम नोट कीजिए। एक था पहले का नाम हसन देहलवी, हसन देहलवी। और दूसरा जो व्यक्ति था अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो था।
देखिए ये दो लोग दरबारी कवि थे जलालुद्दीन खिलजी के, और पहले का नाम था हसन देहलवी जो कि एग्जाम में पूछता है, दूसरे का नाम था अमीर खुसरो। देखिए इसका वास्तविक नाम, अमीर खुसरो के बारे में बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग, तो अमीर खुसरो के बारे में आप लोग जानिए कि क्वेश्चन क्या क्या होता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछता है कि पहले इसका वास्तविक नाम बताइए क्या है, बचपन का नाम। वास्तविक नाम इसका था अमीर खुसरो का, वास्तविक नाम जो था अबुल हसन था। क्या था? वास्तविक नाम था अबुल हसन। बात समझ रहे हैं? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और जन्म पटियाला में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला। पटियाला कहाँ पड़ता है, कोई बता सकता है? पटियाला उत्तर प्रदेश में। आप लोग से पूछेगा क्वेश्चन कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन, इसका जन्म कहाँ हुआ था अमीर खुसरो का? पटियाला उत्तर प्रदेश में। और इसके गुरु का नाम पूछता है एग्जाम में। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था। और कह सकते हैं कि एक अमीर खुसरो ने पुस्तक लिखी थी। अमीर खुसरो की पुस्तक, चलिए हम लोग बाद में पढ़ते हैं, यहां लिख देते हैं इसकी पुस्तकें। देखिए उसमें लिखता क्या है। पहली थी खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह ये लिखा अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन, इसमें लिखा था अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के बारे में। देखिए आप जाइएगा घर पे, एक मूवी है बनी अलाउद्दीन खिलजी, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। आपका, मैं कभी भी आपको मूवी देखने के लिए प्रेरित नहीं करता हूं, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप मूवी देखेंगे, उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग उस मूवी को एक बार देखिएगा आज जा, ठीक है? तो आधी कहानी तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो इसको जरूर देखिएगा। पहले इतना लिखिए, उसके बाद मैं प्रमुख पुस्तकें जो एग्जाम में पूछता है उसको भी लिखवा देता हूं। देखिए अगली जो पुस्तक है उसका नाम खालिक ए बारी है। खालिक खालिक ए बारी, जो हिंदी फारसी शब्दकोश में लिखी गई है। हिंदी फारसी शब्दकोश। देखिए बात को समझिएगा, अमीर खुसरो की पहली ऐसी पुस्तक है जो कि हिंदी और फारसी दोनों में है। उसका शब्दकोश क्या नाम है उसका? खलिक ए बारी। अगला पुस्तक अगली पुस्तक है किरान उस सादेन। किरान उस सादेन। किरान उस सादेन यह है कैकुबाद। जब कैकुबाद है, कैकुबाद और बुगरा खां, बुगरा खां के मिलन का इसमें वर्णन है। के मिलन का वर्णन है। देखिए किरान उस सादेन में ये क्या लिखता है? कौन? अमीर खुसरो कैकुबाद प्लस बुगरा खां के मिलन का वर्णन करता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट बुक का नाम है मिफ्ता मिफ्ताह
उल फुतूह। नेक्स्ट बुक का नाम है इसके प्रसिद्ध बुक का लैला मजनू। लैला मजनू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसकी बुक आई नूर सिपिहर। ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन कर रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है नूर सिपिहर। नेक्स्ट जो पुस्तक थी उसकी तुगलकनामा थी। नेक्स्ट पुस्तक का नाम तुगलक नामा थी। ये सब पुस्तक जो है कभी न कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किसकी लिखी हुई है। तो तुगलकनामा आशिका उल अनवर, आशिका उल अनवर, ये भी कौन लिखा है? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का दरबार देखा था। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है, अमीर, ये नोट कर लीजिएगा, खुसरो ने 8 दरबार देखा था। आप सोच लीजिए इसका व्यक्तित्व कितना लंबा रहा होगा। 8 दरबारियों को इसने देखा था अपने जीवन काल में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि निजामुद्दीन औलिया जो इसके गुरु थे, किसके गुरु थे? अमीर खुसरो के गुरु। इनका दरबार कहाँ था? निजामुद्दीन औलिया का दरबार कहाँ था? तो आप क्या बताइएगा? दिल्ली। क्या बताइएगा? दिल्ली। वो भी कौन सी दिल्ली? नई वाली दिल्ली इस समय है। आगे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अगला है तोता-ए हिंद। तोता-ए हिंद किसको कहा जाता है? तोता-ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी को कहता है। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है। कौन कहता है? अमीर खुसरो। कौन कहता है? अमीर खुसरो। ये सब पूछता है आपसे कि तोता-ए हिंद किसको कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को। कौन कहा? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट हेडिंग है अमीर खुसरो ने, देखिए, गजल पे बल दिया। गजल उसी की देन है, ठीक है। गजल उसी की देन है। गजल के बाद देखिए कव्वाली। कव्वाली भी अमीर खुसरो की देन है। उसके बाद पहेली। पहेली किसकी देन है? अमीर खुसरो की। एक सबसे अच्छा काम इसने ये किया कि तबला के जनक जो हैं, तबला के जनक हैं खुसरो ने, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तबला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को किसका जनक कहा जाता है? तबला का। देखिए अमीर खुसरो ने कितना बड़ा काम किया था भारतीय परपत को बनाने में। देखिए गजल भी इसने शुरुआत की, कव्वाली भी इसने शुरुआत की। कव्वाली आप लोग सुने हैं ना? पहेली भी इसने शुरुआत की। और तबला जो बजता है इस समय आप लोग देखे होंगे, उसका विस्तार ज्यादा किया कौन? अमीर खुसरो ने, जो कि दोनों हाथ से बजाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में सभी क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई चीज कह देते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो ये प्रश्न पत्र में छपने वाली बात होती है। आप इसको क्या करिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग समझिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था
कि ये एक जगह गया था, आप लोगों को मैं बताया था चित्तौड़ में। इसने क्या किया था, एक हम लोग सारस जानते हैं कि बहुत बड़ा उस समय था, तो एक जो जलालुद्दीन की बिटिया थी, उसको नुसरत खां था नाम उसका, मैं बताया भी था पीछे, तो उसको बड़ा पसंद था। तो इसने क्या किया कि देखो इसका क्या था ना, कि ये जिसको पाना चाहता था उसके लिए ये क्या करता था कि उसके लिए काम भी करता था अलाउद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, भतीजा था। तो आज के समय में जैसे इम्प्रेस करते हैं लोग, इम्प्रेस करते हैं अपने माता पिता हो चाहे कोई भी हो, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या किया कि वो जो बगुला पसंद था उसको, उसने क्या किया था, वहां से उसको लाया था। ठीक है, इतना आसान नहीं था लाना, वो किसी राजा के का फेवरेट था, तो उसने उसको लाया था। तो ये जलालुद्दीन को बड़ा पसंद था वो, और उसने चाह भी रखी थी कि हमको बड़ा पसंद है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था, उसने उसको लाया ना, जब आप अलाउद्दीन खिलजी मूवी देखेंगे वहां ज्यादा समझ में आएगी बात, अभी कम समझ में आ रही होगी, तो आप जाइएगा देखिएगा। जब उसको लाया तो उसने किया क्या कि उसको बड़ा पसंद था। अब इसने किया क्या, जलालुद्दीन खिलजी बड़ा खुश हो गया, उसका चाचा बड़ा खुश हुआ, बोला कि भतीजे बोल तेरे को क्या चाहिए। तो उसने क्या कहता है कि ऊपर उसकी बिटिया रहती है नुसरत खां, अब उसकी ओर देखता है, कहता है कि चाचा जान, क्या कहता है, चाचा जान। मुसलमानों में ज्यादा ये तुर्क में फेमस है जान का ना, तो बोलता है चाचा जान हमको वो पसंद है। क्या पसंद है, तो देखता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। देखता है तो पहले गुस्सा आता है कि इसकी नजर तो हमारी बेटी की ही ओर है। अब क्या करता है कि गुस्सा तो होता है, लेकिन उस समय ऐसे ही विवाह ही होता था। तो उसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे साम्राज्य को जीता था, मंगोल आक्रमण को भी दबाया था, तो उसने क्या किया, उससे विवाह करा दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि किसी चीज को पसंद करता था केवल एक दो दिन के लिए, बात समझ रहे हैं। शादी तो कर लिया लेकिन कोई मतलब विशेष था नहीं, केवल 2 3 दिन 4 दिन उसके साथ रहा, फिर कहीं और। ठीक है, तो देखिए उसका आप जब मूवी देखेंगे तो उसमें दर्शाया गया, जाकर अच्छे से देखिएगा। अब हम बात क्या करते हैं कि जहां पर थे कड़ा मानिकपुर का जगह था, आप लोगों को मैं बताया भी था, कड़ा मानिकपुर, मानिकपुर का जगह था। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देखिए आक्रमण से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि आप लोगों को मैं ये भी बताया था कि देखिए राजा बनने की चाह अलाउद्दीन खिलजी में पहले से ही, तो अलाउद्दीन खिलजी सबको मिला रहा है धीरे धीरे अंदर से। लेकिन उसके पास, जलालुद्दीन खिलजी के पास तो बहुत सारा धन है, राजा है, इसके पास धन की कमी है। उसको कोई योजना नहीं थी मारने की जलालुद्दीन खिलजी को, लेकिन उसको हटाने की योजना बना रहा था। क्यों मारेगा बताइए आप, उससे उसकी बेटी मांगा वो भी दे दिया, और अपना वारिस मान ही रहा था, तो मारने का तो कोई विशेष प्रश्न नहीं मिल रहा था। लेकिन ये क्या किया कि धन इकट्ठा करने के लिए, अब उसको हटाने के लिए, कुर्सी पर अपने बैठने के लिए क्या किया कि अब धन इकट्ठा करने के लिए, देवगिरी एक जगह थी भारत की सबसे बड़ी धन संपदा की जमीन थी वो, तो उसने क्या किया कि देवगिरी पर आक्रमण किया। और देवगिरी के बारे में लोग बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया यहाँ पे, तो किया क्या कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो ये व्यक्ति था, इसने 1296 में आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण करता है, आक्रमण करता है देवगिरी, देवगिरी पर। अब देखिए आक्रमण करता है देवगिरी पर, और देवगिरी का उस समय जो राजा था, देवगिरी का जो राजा था उसका नाम था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। और ये क्या था, राजकुमार जो था, राजकुमार मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो बनने वाला, उसका नाम था सिंघन। देखिए उस समय गुप्तचर हुआ करते थे,
जो कि एक, जैसे कि जब आप लड़ाई के लिए अलाउद्दीन खिलजी आया तो उस समय गुप्तचर हुआ करते थे हर राजा के, तो रामचंद्र के भी गुप्तचर थे। बात समझ रहे हैं? तो रामचंद्र के गुप्तचर ने बताया कि अलाउद्दीन को राजा बनना है और जलालुद्दीन को ये हटाना चाहता है गद्दी पर, और आ रहा है आपके राज्यों को क्या कर रहा है, हड़पने के लिए। तो इसको मौका मिल गया, किसको? रामचंद्र जी को। अब इसको मौका मिल गया कि अगर ये बात हम डायरेक्ट जाके बता देते हैं किसको, जलालुद्दीन को, तो जलालुद्दीन क्या करेगा, अलाउद्दीन को मार भी देगा और हमारा धन भी बच जाएगा। तो इसने किया क्या कि देखिए, धन बचाने के लिए क्या किया कि पहले तो अलाउद्दीन ने जो यहाँ पर आया तो 8000 सेना 8000 सेना लेकर आया था। कहाँ पे? देवगिरी पर 8000 सेना लेकर आया। और अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन की बिटिया थी, उसका नाम क्या था? नुसरत खां। क्या नाम था? नुसरत खां। ये कमांडर बन के आई थी। क्या नाम था इसका? कमांडर। नुसरत खां कमांडर बन के। लेकिन देखिए, नुसरत खां को ये बात नहीं पता थी, कोई योजना ही नहीं थी। सबको सबको ये लगता है कि हमारा पति राजा बने। लेकिन बात देखिए, एक तरफ पिताजी हैं और एक तरफ पति है। तो नुसरत खां किसका सपोर्ट कर रही है? पति का। किसका सपोर्ट कर रही है? पति का। अपने पिताजी को हटाने के लिए, न कि मारने के लिए। लेकिन एकाएक योजना अलाउद्दीन की बनती है क्या? मारने के लिए। बात समझ रहे हैं? क्यों मारने के लिए? देखिए, ये धन इकट्ठा करता है कौन? धन के बारे में लोग बोलते हैं कि 600 मन सोना हमको मिल जाए तो हम पढ़ाना छोड़ दें। 600 मन सोना, ठीक है। सोना देख ही रहे हैं आप लोग क्या रेट चल रहा है। अगर हमको मिल जाए तो हम फिर जीवन कहीं और बसा लें जाकर। बात समझ रहे हैं? 600 मन का मतलब समझ रहे हैं? एक मन में 40 किलो होता है। जो सोना आपको भर में मिल रहा है 1,32,000, 1,48,000 भर जी, इतना छोटा मिलेगा। 1,32,000। कोई सिकड़ी पहन ले रहा है बेचारा, थोड़ा सा अच्छा सिकड़ी 2 लाख 2.5 लाख का मिल रहा है। और सोचिए कि उस समय इसके पास क्या था? 600 मन सोना था। सोने से सबसे ज्यादा लगाव किसको होता है? आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। सोने को सबसे बड़ा लगाव किसको होता है? महिलाओं को होता है। इसको देखिए, 600 मन सोना मिला, वहां से लूटा। और क्या मिला? 1000 टन चांदी। हाय रे हमारा भारत, 1000 टन चांदी। हम लोग उस समय काहे नहीं आए? 1000 टन चांदी। अब देखिए, सोना मिला इसको 600 मन सोना और 1000 टन चांदी। अभी क्या करेगा? अब तो ऐसे ही जलालुद्दीन से मजबूत हो जाएगा। देखिए, इतना मिला। तो अब क्या हुआ कि रामचंद्र तो भाप गए कि हमारा धन भी ले लिया, और हम अगर जलालुद्दीन से बता देते हैं। लेकिन ये इतना चालाक था कि इसको जिंदा छोड़ने के लिए एक बना दिया रहस्य। क्या बनाया? कि हम आपको मारेंगे नहीं, आप जलालुद्दीन से मत बताइए, बस हम थोड़ा सा तो ले जा रहे हैं, 600 मन सोना तो ले जा रहे हैं, आपका 1000 टन चांदी, आप शांत रहिए, हमको जाने दीजिए। गया ये एक, देखिए एक जगह थी, आपको बताया मैं, काकड़ा मानिकपुर। अब ये बात पता चलती है किसको? जलालुद्दीन को, कि हमारा जो भतीजवा है ना, ये बहुत बड़ा कांड किया है, पूरा सोना चांदी लेकर गायब हो रहा है। अब कुछ जो उसके इर्द गिर्द चलने वाले मंत्री, प्रशासक, सैन्य कमांडर, ये सब जो थे, जलालुद्दीन के बताने लगे, देखिए उसकी तैयारी अलग है, आपको गद्दी से हटाने की तैयारी है उसकी। लेकिन ये इतना बेचारा भतीजा को मानता था, अब तो दामाद भी बन चुका था, इतना मानता था, इतना मानता था कि विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया कि वो ऐसा करेगा। अब उसको देखिए, आया तो बहुत सारी सेनाओं को लेकर, कौन? जलालुद्दीन। इससे मिलने के लिए एक स्थान पे बुलाया कि चलो आओ, आप आओ कड़ा में, हम लोग मिलते हैं। कितना धन इकट्ठा किया है, पहले दो सब धन हमको भी। तो आया, उसने आ रहा था वो अकेले, अलाउद्दीन खिलजी 2 लोगों को लेकर आया था, किसका किसका हम नाम बताएंगे। और इधर से बहुत सारी सेनाओं को लेकर गया जलालुद्दीन। लेकिन इसको इतना विश्वास था अपने भतीजे पर कि ये स्थिति भाप नहीं पाया। अब इसका अलाउद्दीन खिलजी का था कि हम तो बांटते हुए पूरा आ रहा था ना, जब आ रहा था वहां से,
तो बांटते हुए आ रहा था लोगों को सोना चांदी, लोग खुश हो जा रहे थे। लोगों को क्या मतलब है कि जलालुद्दीन इतना उदारवादी प्रवृत्ति का है, किसी को अपने जीवन में किसी को मारा ही नहीं, एक जगह मारा था केवल। तो इतना उदारवादी, और जनता को क्या किया था, छोड़ दिया था कि आप स्वतंत्र हैं। और अलाउद्दीन क्या करता है कि लोगों को, किसी को चांदी दे रहा है, किसी को सोना दे रहा है, किसी को सोने का हार दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। तो लोग बड़ा प्रसन्न हुए कि अलाउद्दीन खिलजी हमको इतना किए हैं। तो जनता में ये कौन सा इसका लूटा हुआ पैसा था। जैसे आजकल के नेता होते हैं, छोटे मोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, आपको 2-4 10,000 5,000 कहीं दे दिया, आप बड़ा खुश हैं। लेकिन आप जानते हैं कैसे बनाए हैं संपत्तियां सब बनाए हैं लूट कर। तो लूट कर बना रहे हैं आप, तो जनता खुश हो जा रही है कि हमको फलाना 500 रुपया दिया है, हमको आज पिला रहा है, हमको मुर्गा दे रहा है, हमको ये कर रहा है। लेकिन आप उसकी हिस्ट्री जानिए ना कि आप उसी को लूट कर, जनता को लूट कर जनता को दे रहा है। गद्दी पर बैठकर साम्राज्य को बिगाड़ दिया, आपके जनता को लूट कर आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो आप बड़े खुश हो जा रहे हैं। वही हाल हुआ अलाउद्दीन खिलजी, सबको दे रहा है सोना। अब बताओ, देवगिरी का सोना चांदी सब लूट कर जनता में बांट रहा है, जनता खुश, जनता इसके तरफ। अब ये गया बेचारा, कुछ सेना को अपने छोड़ दिया, कहा कि अंदर हम जाएंगे, केवल हम जाएंगे, 2-4 लोगों को और ले गया। जब ले गया तो वहां पे जब प्रश्न चिन्ह की बात हुई, तो देखिए एक व्यक्ति था जो कि अलाउद्दीन खिलजी की ओर से गया था। इसका नाम है इख्तियारुद्दीन। इसका नाम है इख्तियारुद्दीन। ये बड़ा ही चालाक, और कहते हैं कि इसके जैसा युद्ध प्रवृत्ति किसी के पास नहीं थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसको लेकर गया अपने साथ। कहाँ लेकर गया अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी लेकर जाता है और जलालुद्दीन से मिलने जाता है, और वहां पे बताता है कि पूरा धन कहाँ है। जलालुद्दीन जब पूछता है कि धन कहाँ है, तो ये धन तो बांटते फिरता है और छुपा देता है। तो बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो इसने क्या किया, नसीरुद्दीन से इख्तियारुद्दीन से ही जलालुद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन खिलजी की गला काटकर हत्या कर दी, और जो मुकुट था, या उसको बोलेंगे ताज अलाउद्दीन खिलजी को पहना दिया। देखिए, हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? इख्तियारुद्दीन था, जो कि किसका दोस्त था? अलाउद्दीन खिलजी का। और जो ताज मुकुट ये जो पहना है, ये व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी पहना है। तो आप लोग समझ गए कि अलाउद्दीन खिलजी को राजा बना दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को एग्जाम में पूछा कि ये घटना कब हुई, जलालुद्दीन की हत्या कब हुई? तो आप लोग बताइएगा। 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन की गला काटकर हत्या कर दी गई। और वहां से आप देखिए बात फंसेगी, बात होगी कि उनकी बिटिया है नुसरत खां, बात समझ रहे हैं, और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है, और वो उसके पिता है, बात समझ रहे हैं। तो अब हम कुछ बातें आप लोगों को, मैं इसको कम से कम 2 या 3 सेशन में पढ़ाऊंगा, तभी अब खत्म होगा। तो क्योंकि खिलजी वंश पूरा पढ़ा रहे हैं, तो अभी तो जलालुद्दीन खिलजी कंप्लीट हुआ, हम लोग मारे हैं अभी जलालुद्दीन खिलजी को। अभी आगे बात पता चलेगी कि क्या होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस सेशन में। और आपसे उम्मीद है कि आप एक बार मूवी भी देख लीजिएगा, वहां से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए डेटेड को क्या है, जो भी मेंशन डेट है, जो एग्जाम में पूछने वाली, उसको याद रखिएगा। तो आज के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को हम हिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं, और आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगती हो, सेशन अच्छा लगता हो, तो आप एक लाइक जरूर किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए। क्योंकि जब हमारे अंदर भी आंतरिक बल प्रदान होगा,
कब आप ही लोगों से मिलेगा, जब हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा हमारा वॉच टाइम हो रहा है, लोग हमको ज़्यादा देख रहे हैं, व्यू मिल रहा है, सब्सक्राइब लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो इससे भी अच्छा अच्छा ट्विस्ट लेकर हम आप लोग आपके लिए आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार।